नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि HPRCA जो है वो अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अभी कंडक्ट करवा रहा है। तो जैसे जैसे HPRCA का नया पैटर्न पता चलता जा रहा है, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है तो पैटर्न तो किसी को भी नहीं पता था। अब जैसे धीरे धीरे पैटर्न पता चल रहा है वैसे वैसे जो है इस सीरीज़ में भी जो है वो हम नए नए रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। लगभग 50 के करीब ये क्वेश्चन रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को जो है वो मिलेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो HPRCA ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, अगर वो एग्ज़ाम टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आ रहा है। आपको थोड़ा सा मुड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। डेफिनेटली अगर पेपर आसान होगा तो आपके लिए भी आसान होगा, और टफ होगा तो आपके लिए भी जो है वो बाकी सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो टफ होगा। जो मेरिट बनेगी वो उसी बेस पर जो है वो बनेगी, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तैयारी कर रहे हैं बस टाइम के अनुसार चेंजेस लाते रहिए, क्योंकि टाइम के अनुसार ही चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर कोई चीज़ आपको आज पता चल रही है तो बाकी एस्पिरेंट्स को भी वो आज ही पता चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर होने से पहले किसी को उसका पता चल गया होगा। और जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर चेंजेस लाते रहेंगे और इस सीरीज से ही हम सिलेक्शन आपकी करवा देंगे। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वेटनरी सेक्टर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो चतुर्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर होगा, यहाँ पर कौन सा जो है वो चतुर्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ रखा है, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ रखा है, टर्सरी सेक्टर पढ़ रखा है, एक जो है वो क्वेटनरी सेक्टर भी होता है, चतुर्कोणीय सेक्टर भी होता है। अब इसके तहत जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द क्वेटनरी सेक्टर, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्स अंडर द क्वेटनरी सेक्टर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में, इनके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेक्टर है जो कि डील करता है जैसे कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल है, माइनिंग है, फिशिंग है, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो डील करता है। और वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो डील करता है प्रोड्यूसिंग फिनिशिंग गुड्स, जैसे कि टॉयज वगैरह हो गए, कार्स होगी, फूड एंड क्लोथ हो गए, ये सारे जो है फिनिशिंग गुड्स में आ गया। ये सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो आता है। एक टर्सरी सेक्टर होता है, उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स को जो है वो कवर करता है। कौन कौन सी जॉब्स क्या क्या इसमें आएगा, तो इसमें जैसे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग, प्रोफेसर, ये स्कूल्स की जॉब्स जो हैं वो इसमें जो है वो आएंगी टर्सरी सेक्टर में। कोई डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहा होगा तो डॉक्टर, ये सब जो है वो इसमें आता है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब जो है वो इस सेक्टर में जो है वो आएगा। आगे बोलते हैं क्वेटनरी जॉब्स भी आती हैं। ये रिसर्च और डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो IT सेक्टर जो है वो क्वेटनरी सेक्टर में जो है वो आता है। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल क्या हैं। प्राइमरी सेक्टर के आप एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड चीज़ें, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब ध्यान रखना। सेकेंडरी सेक्टर में आपने जान ही लिया, फिनिशिंग वाली चीज़ें हो गई, जैसे कि कार्स वगैरह, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, क्लोथिस वगैरह हो गए, और इसमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया। ये सारे जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। तो बोलते हैं कि इनमें से जो है वो किसने जो है वो किसके द्वारा जो है वो एक पृथक विषय के रूप में जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तन के नाम से जो है वो जाना। तो बोलती देखें, यहाँ पर बोला गया है कि फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेटेड डिसिप्लिन, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को जिसने अलग रूप से जो है वो पहचान दी हो, वो क्या है, वो कौन है। तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है, जॉन मेनार्ड केन्स इनका नाम है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की कर लेते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो पूरी जो इकोनॉमी है वो आती है, जिसमें GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड हो गई, ठीक है, ये सब आता है। माइक्रो इकोनॉमी जो हो गया उसमें इंडिविजुअल मार्केट आएगी,
इंडिविजुअल मार्केट में जो प्राइजेस के ऊपर फर्क पड़ेगा वो आ जाएगा, इंडिविजुअल लेबर मार्केट इसमें जो है वो आ जाती है। तो ये मैक्रो और माइक्रो के बीच में थोड़ा सा फर्क है। आगे बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अदर नेम फॉर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बोलते हैं कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये जो थ्योरी है ये किस ब्रांच का, इकोनॉमी की किस ब्रांच का जो है वो एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है इसमें जो है ये सब आएगा आपका होल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर है। इसका देखो यहां से क्लियर हुआ ना आपका, जब हमने डिटेल से थोड़ा सा मैक्रो और माइक्रो के बारे में पढ़ा था तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान हुआ क्वेश्चन आपके लिए। आगे बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बोलते हैं कि ये जो हो गया कॉन्सेप्ट वेजेस का हो गया, रेंट का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, ये इंडिविजुअल चीजें हैं सारी की सारी। इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, ये सारी इंडिविजुअल चीजें हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमी में जो है वो आएंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये सही आंसर इसका है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। मैक्रो और माइक्रो के दो क्वेश्चन भी आपने जान लिए और दोनों क्वेश्चन आपने सही भी किए अभी। अब एग्जाम में चाहे आज आपका पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली आप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करेंगे। बोलते हैं विच इज अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजिंग एज इट्स प्राइस राइजेस। तो बोलते हैं तो जो एक प्रकार का माल है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं विच इज टाइप ऑफ गुड, कौन सी गुड ऐसी है इनमें से जिसकी डिमांड इंक्रीज होने पर उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको गिवन गुड्स जो है वो बोलते हैं। गिवन गुड्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एग्जाम्पल देकर समझा दूं, जैसे मान लो आपके चावल है, आपका आटा है, इनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेंगे, फटाफट से प्राइस भी बढ़ा देंगे क्योंकि जरूरी चीजें हैं, लेनी ही पड़ेंगी। आटा के बिना आप जो है वो खाना नहीं बना पाएंगे, चपाती नहीं घर पर बनेगी, राइस के बिना नहीं पेट भरेगा, ठीक है, दालों के बिना नहीं काम चलेगा। तो क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको गिवन गुड्स जो है वो बोलते हैं। इसमें कुछ भी हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एज पिगोवियन टैक्स। तो पिगोवियन टैक्स जो है वो किसको बोलते हैं। अब टैक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, पिगोवियन टैक्स यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अब पिगोवियन टैक्स जो है वो किस तरह का टैक्स होता है, ये पिगोवियन टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो लगाया जाता है ऐसी एक्टिविटीज पर जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो पॉल्यूशन करती हैं, उन चीजों पर लगाया जाता है ये पिगोवियन टैक्स। तो पिगोवियन टैक्स एक कार्बन टैक्स जो है वो हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एज पिगोवियन टैक्स। तो ये कार्बन टैक्स इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो द वेरिएबल कॉस्ट इज। तो बोलते हैं जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो देखिए जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो डायरेक्टली जो है वो लिंक करती है प्रोडक्शन लेवल के साथ, इसलिए ऐसा जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहां पर बोलते हैं विच रेफर्स टू मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो बोलते हैं कि वो धन जो पहले ही खर्च किया जा चुका है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे। तो ऐसा धन जो पहले ही खर्च हो चुका है और जिसकी भरपाई अब नहीं की जा सकती उसको जो है वो संक कॉस्ट जो है वो बोलते हैं। संक कॉस्ट, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। संक कॉस्ट का पता चला। संक कॉस्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आप सपोज कीजिए कि आपने जो है वो टिकट बुक करवाया हुआ है एचआरटीसी बस का। अब एचआरटीसी बस में सपोज कीजिए कि ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक करवाया हुआ है तो आप जो है वो उसको जो पैसा है वो आपको रिफंड नहीं होगा। अब आपने जो है वो 2 दिन बाद का जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था, अब आप चाहते हैं कि आप उस सफ़र को ना करें या फिर आप जो है वो नहीं वहाँ पर जाना चाहते, परंतु अब आपने टिकट करवा दिया है, वो नॉन रिफंडेबल है तो उसको संक कॉस्ट जो है वो बोल देंगे। क्योंकि आप करना भी नहीं चाहते वो, अब आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका पैसा नॉन रिफंडेबल जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज गिनी
बोलते हैं व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट यूज्ड फॉर। तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो किसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। हम गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं कि गिनी कोफिशिएंट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो गिनी कोफिशिएंट का मतलब ध्यान रखना है टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए जो है ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये यूज होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो गिनी कोफिशिएंट है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 0 से लेकर 1 तक इसकी रेंज जो है वो होती है, इसके बीच ही ये जो है वो मेजर किया जाता है। एवरीवन हैज द सेम इनकम और सेम वेल्थ, तो उसको यहाँ पर बोला जाता है परफेक्टली इक्वेलिटी, वो 0 की श्रेणी में जो है वो आता है। और परफेक्ट इनइक्वालिटी वो होती है यहाँ पर जो 1 पर्सन हैज ऑल द इनकम एंड एवरीवन एल्स हैज नन। तो मतलब एक पर्सन के पास सारी इनकम है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो उसको परफेक्ट इनइक्वालिटी बोल देते हैं, मतलब इक्वलिटी है ही नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, TGT वालों के हाथ से TGT का मौका भी जा चुका है। जिन्होंने जैसी मेहनत की होगी वैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, परंतु अब जो है वो अपॉर्चुनिटी है JVT की पटवारी की। तो आप JVT और पटवारी की टेस्ट सीरीज में खुद को जो है वो एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए एनरोल करने का फायदा ये है कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, पेपर भले ही कैसा क्यों ना हो, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी, मेंटली आप प्रिपेयर होंगे, तो आप वहां पर जाकर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेंटल आपका जो है वो लेवल कैसा है, आपने जो है वो क्या मेंटलिटी लेकर जो है वो पेपर दिया है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए होंगे, अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो पेपर भी आपका अच्छा ही जो है हो जाएगा। अब लेवल अपना अपना है, अब उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें ये किया जा सकता है कि थोड़ा सा आप हार्ड लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज में जुड़कर यही फायदा आपको होने वाला है। खुद को एनालाइज करेंगे, आसान क्वेश्चन तो आप फटाफट जो है वो कर देंगे सॉल्व, और जो टफ क्वेश्चन होंगे वो आपको सिखाएंगे, वो आपको सीखने को मिलेगा वहां से। तो यही टेस्ट सीरीज का फायदा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली ज्वाइन कर लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। आगे बोलते हैं GST काउंसिल इज हेडेड बाय द, तो बोलते हैं कि GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो GST काउंसिल जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है वो हेड की जाती है। ऑप्शन इसका जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा, परंतु हम GST के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर जान सकते हैं। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को ये GST जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और 1 जुलाई को ही जो है वो GST डे जो है वो मनाया भी जाता है। कौन सी अमेंडमेंट से जो था ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो GST जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो अमेंडमेंट भी आपने ध्यान रखनी है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 101 अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो जो है वो इससे संबंधित है। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने ध्यान रखनी है। अभी आपने ध्यान रखना है कि GST में अलग अलग स्लैब्स बनाई गई हैं। अब स्लैब्स में चेंजेस किया गया था तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना भी था, हालांकि हमने वो क्वेश्चन पढ़ा भी था जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तब हमने ये क्वेश्चन कवर किया भी था। और जिन्होंने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से चीज़ों को याद रखा होगा, हर एक चीज़ को बड़े डीपली सुना होगा और समझा होगा, उन्होंने पक्का वो क्वेश्चन जो है वो सही किया होगा। आधे से ज़्यादा पेपर तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय RBI टू डिसाइड रेपो रेट एंड मेजर इन्फ्लेशन। तो बोलते हैं कि रेपो दर का निर्धारण करने तथा मुद्रास्फीति को मापने के लिए RBI किस सूचकांक का उपयोग करता है। तो इसके लिए WPI का इस्तेमाल किया जाता है। ये WPI है क्या, यह है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन इसका जो है वो डी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। WPI का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपने जो है वो WPI ध्यान रखना। अब देखिए WPI का जो बेस ईयर है वो कौन सा काउंट होता है, वो 2011 से 2012 का बेस ईयर इसका जो है वो काउंट होता है। परंतु इसका बेस ईयर जो है वो अब चेंज भी होने के लिए प्रपोज किया गया है, तो इसको जो है वो 2022-23 बेस ईयर के साथ जो है वो रिप्लेस करने का जो है वो अनुमान लगाया गया है। और 2022-23 के साथ रिप्लेस करने का अनुमान है, तो
अभी हुआ नहीं है, मिड 2026 तक ये हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये बात कही गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो बोलते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए रेपो रेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बेसिक टर्म्स हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखिए, रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जिसमें जो है वो आरबीआई, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई जो है वो बाकी के कमर्शियल बैंक्स को, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बाकी के कमर्शियल बैंक हो गए, उनको जो है वो, उन बैंक्स को जो है वो पैसा जो है वो देता है ताकि उनकी शॉर्ट टर्म नीड जो है वो पूरी हो सके, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो होता है। यहाँ पर देखिए, बोलते हैं इफ आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट देन व्हाट मे बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट ही इंक्रीज कर दी गई, रेपो रेट ही अगर इंक्रीज कर दी गई तो उसका क्या प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि इन्फ्लेशन विल रिड्यूस, तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आरबीआई अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब बैंक्स को जो है वो लोन महंगे दरों पर देता है, तो क्या हो, तो जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। देखिए, होगा ऐसा, लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे और बाजार में जो है वो पैसा कम जो है वो मूव होगा और ब्याज की दरें भी जो है वो बढ़ जाएंगी और खर्च और निवेश जो है वो कम होगा। जब ऑब्वियसली जब लोन ही महंगा हो जाएगा तो खर्च भी जो है वो कम करेंगे लोग, निवेश भी कम करेंगे और इससे क्या होगा, इससे चीज़ों की कीमतों के ऊपर जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है, ये आप कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस यहाँ से हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद इटसेल्फ इज नोन एज। तो बोलते हैं कि जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नगद के रूप में रखना चाहिए उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे SLR बोलते हैं, यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो बोलते हैं। कई बार पेपर में ना ऐसा भी कर दिया जाता है, ये LRR, SLR, COR, CSR ऐसे दे दिया जाएगा। तो अगर दे दिया जाए तो टिक करना है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं इफ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडली द सेंट्रल बैंक माइट। तो बोलते हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर आरबीआई है हमारे इंडिया में, आरबीआई को क्या करना चाहिए, इंक्रीज द रेपो रेट, रेपो रेट को एकदम से इंक्रीज कर दो और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऊपर तो हम पढ़ रहे थे, वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो लिंक होता है, सॉल्व होता है। आगे बोलते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक फॉर टिल अप्रैल 1947। तो बोलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक किस कंट्री के लिए जो है वो केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। तो इसने बर्मा के लिए जो है वो सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। वैसे पाकिस्तान के लिए भी किया था कुछ टाइम तक, परंतु फिर पाकिस्तान का अपना जो है वो बैंक आ गया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, बर्मा के लिए जो था वो किया था, ये पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अब हमारे पास जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन में धड़ाधड़ रिवीजन जो है वो आपका होने वाला है। फटाफट देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है, कुछ हिंदी में भी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से हो जाएगी। बोलते हैं इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। तो ये मोनेटाइज्ड डेफिसिट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आगे बोलते हैं द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डेयरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज इन इंडिया इज। तो इंडिया में जो DA डेयरनेस अलाउंस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है वो CPI के बेस पर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर जो है वो किया जाता है। इन क्वेश्चंस का PDF मैंने एक दिन पहले ही टेस्टेड ग्रुप पर सेंड कर दिया था ताकि वहां से जिनका पेपर है वो पढ़ सकें इन क्वेश्चंस को और पेपर में जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको भी मिल गया होगा। आगे बोलते हैं द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विद। तो पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ये संबंधित है। आगे बोलते हैं द इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इनकम टैक्स जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस है, ये जो है वो एबिलिटी टू
पे प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। आगे बोलते हैं द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी इन इंडिया इज, तो बोलते हैं कि जो बिगेस्ट कंपोनेंट है इंडिया में रिजर्व मनी का वो क्या है, वो करेंसी इन सर्कुलेशन है। मतलब जो हमारे यहाँ पर जो करेंसी सर्कुलेशन में जो आपके हाथों में नोट है वही हमारे पास जो है वो बिगेस्ट रिजर्व है मनी का। आगे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी, तो रियल इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी के बीच में ये डिफरेंस करता है। आगे बोलते हैं विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज पीसी मेहलोनबिस प्लान, तो अभी तक तो आपको आंसर भी आ जाना चाहिए इसका। ये जो पीसी मेहलोनबिस प्लान है ये सेकंड 5 ईयर प्लान को जो है वो बोलते हैं। अगले को अच्छा सेकंड 5 ईयर प्लान का टर्म कब से लेकर कब तक था, आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। आगे बोलते हैं द को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज, तो इसको जो है वो स्टैगफ्लेशन जो है वो बोलते हैं। अब देखिए को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोजगारी भी है, चीज़ों के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन जो है वो बोलेंगे। आगे बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ आ, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो है वो फीचर है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC इसको बोला गया, हैज़ बीन लॉन्च्ड एट, तो इसको फरीदाबाद हरियाणा में लॉन्च किया गया था। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये नोएडा में जो है वो स्थित है, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज लोकेटेड इन, तो ये स्टार लगा लीजिए। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है ये हैदराबाद में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम के जो लेखक हैं वो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन का नाम जरूर ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर भी। आगे बोलते हैं व्हाट इज द टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन, तो बोलते हैं टर्सरी सेक्टर जो है वो इसको सर्विस सेक्टर भी जो है वो बोलते हैं। अभी ऊपर पढ़ा भी था सबसे पहले क्वेश्चन में ही, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वैटररी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर के आगे सर्विस सेक्टर भी जो था वो लिखा गया था। आगे बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो SLR हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, बोलते हैं इन इंडिया इज डिटरमाइंड एंड मेंटेन्ड बाय, तो इंडिया में RBI के द्वारा ही इसको डिटरमाइन भी किया जाता है, मेंटेन भी जो है वो किया जाता है। आगे बोलते हैं द फिस्कल डेफिसिट डिवाइड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज रेफर टू एज, तो इसको जो है वो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, तो ये 15 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है, 15 अप्रैल आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो इंडिया में जो लिटरेसी रेट कैलकुलेट होता है वो पॉपुलेशन एवं 7 ईयर ऑफ द एज, 7 साल से ऊपर के लोग अगर लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं तो वो लिटरेट माने जाते हैं। आगे बोलते हैं एंजल टैक्स इज वेरी स्पेशली रिलेटेड टू, तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड है एंजल टैक्स, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पहले भी। आगे बोलते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अंडर, तो ये जो SFIC है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो है वो आता है। आगे बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। इन इंडिया करेंसी नोट्स इशूड करेंसी नोट्स इशूज सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर जो है वो बेस्ड है। आगे बोलते हैं बैलेंस इन अ करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, तो ये डीमैट डिपॉजिट के ऊपर जो है वो बैलेंस इन करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, तो ऐसे क्लासिफाइड होता है ये डिमांड डिपॉजिट के रूप में। आगे बोलते हैं सेंसिटिव सेक्टर एज डिफाइंड बाय RBI इंक्लूड्स, तो RBI ने सेंसिटिव सेक्टर कहा है कैपिटल मार्केट को, रियल एस्टेट को और कमोडिटीज को, ठीक है जी, ये जो है वो सेंसिटिव सेक्टर में आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ, तो ये क्रेडिट पॉलिसी का जो है वो पार्ट है। आगे बोलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जिसको TTCI बोला गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोला गया, ये किसके द्वारा जारी होता है, तो इसको जो है वो विश्व आर्थिक मंच जो है वो जारी करता है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जो है वो लॉन्च करता है, WEF इसको लॉन्च करता है। बोलते हैं कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसमें जो है वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो आते हैं, ठीक है जी।
आगे बोलते हैं फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है ये करता है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है, तो वो मुद्रा सुकंचन या अपस्फीति जो है वो आप बोलेंगे। आगे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है, तो ये क्रूड ऑयल के लिए किया जाता है। राजस्व तटस्थ दर भारत में किस कर का एक घटक है, तो ये जीएसटी का घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं। आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।